हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फर्स्ट ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। इसमें हम हिमनद से बनने वाली स्थलाकृतियाँ का अध्ययन कर रहे हैं। तो जो अपरदन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ और निक्षेप के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, उनके विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपरदन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ हैं, उनका अध्ययन हम आज करेंगे। तो देखो, अपरदन के द्वारा 9 तरह की स्थलाकृतियाँ हैं, वो बन रही है। यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, सर्प या हिमगह्वर, टार्न, अरेत या तीक्ष्ण, कटक, हॉर्न या गिरीशृंग, भेड़पीठ सेल या रोस मोटोने सेल। रोस मोटोने सेल, फिर है हिमसोपान और फियोर्ड। ये अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं और ये निक्षेप जनित स्थल रूप है। निक्षेप के द्वारा देखो, फिमोड, ड्रमलिन, एस्कर, कैम, कैटिल और हमक, ये स्थलाकृतियां बन रही है। तो सबसे पहले हम अपरदन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, उनका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है यू आकार की घाटी। जो नदियों के अपरदन के द्वारा तो वी आकार की घाटी बनती है, और हिम के द्वारा जब अपरदन होता है तो यू आकार की घाटी बनती है। इसकी आकृति यू की तरह होती है, कुछ इस तरह से ये आकृति होती है। इस तरह से होती है, जैसे ये नदी बह रही है, इस तरह की आकृति होती है यू की तरह। तो इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। जो यू आकार की घाटी है, अब इसका देखो, तल तो इसका क्या है, सपाट है। तल सपाट होता है और किनारे इसके क्या, खड़े ढाल वाले होते हैं यू आकार की घाटी में। और ये जो घाटी है, ये हिमनद के द्वारा नहीं बनकर बहुत पहले की बनी हुई घाटियां होती है, जो नदियों के द्वारा बनती है। हिमनद इसमें कुछ परिवर्तन और संशोधन करती है। ठीक है, तो ये जो आप घाटियां है, ये नदियों के द्वारा बनी होती है। हिमनद के द्वारा इसमें थोड़ा परिवर्तन और संशोधन है, वो होता है। और जो हिमनद के अपघर्षण और उत्पाटन की जो क्रिया है, उससे ये घाटियां इन घाटियों से जो हिमनद प्रवाहित होता है, उससे ये कटकर चौड़ी होती रहती है। जब ये चौड़ी हो जाती है तो इनका आकार यू की तरह हो जाता है। यानी जो अपघर्षण और उत्पाटन की जो क्रिया होती है, उसके द्वारा यू आकार की जो घाटी है, उसकी चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है। घाटी की तली सपाट और चौरस होती है, और कई बार ये जो घाटी में मलबे का निक्षेप भी हो जाता है इस घाटी में। तो ये यू आकार की घाटी थी। अब नेक्स्ट है लटकती घाटी। देखो, लटकती घाटी में जैसे अब कोई मुख्य घाटी है, अब जैसे मान लो ये कोई मुख्य घाटी है, मुख्य घाटी। अब इस मुख्य घाटी के तल से जो घाटियां मिलती है, जो अधिक ऊंचाई पे होती है, मान लो ये कुछ यहां से घाटियां है, ये ऊंचाई पे है और इससे मिल रही है, इससे इस तरह की कुछ घाटियां होती हैं।
जो इससे मिलती है मुख्य घाटी से। तो मुख्य घाटी की तली से यह कुछ ऊंचाई पे होती है ये जो घाटियां, और ये इस तरह से प्रतीत होती है, लटकती हुई सी दिखाई देती है, इसलिए इन्हें लटकती घाटियां कहते हैं। और जब इनमें जब बर्फ पिघल जाती है, ठीक है, जब बर्फ पिघल जाती है तो इनसे जल प्रवाहित होता है, तो ये प्रपात बन जाता है, झरने की तरह ये हो जाती है, पानी है वो ऊंचाई से गिरता है, तो इसे प्रपाती घाटियां कहते हैं। देखो जब सर्दी होती है तब तो ये क्या है, घाटियां जमी हुई दिखाई देती है और एक लटकती घाटियां कहलाती है। जब इनमें बर्फ है वो पिघल जाती है तब ये प्रपात का रूप धारण कर लेती है, तो इन्हें प्रपाती घाटियां कहते हैं, प्रपाती घाटियां। यही लटकती घाटी होती है। ये डायग्राम है, बुक्स में दे रखे हैं, आप देखना इन्हें। तो उसके बाद नेक्स्ट है अपने सर्क या हिमगह्वर, ठीक है, सर्क या हिमगह्वर। अब ये जो सर्क की जो आकृति है वो जो हिमनद से बनने वाली आकृतियों में महत्वपूर्ण आकृति होती है। एक महत्वपूर्ण आकृति ये मानी जाती है सर्क की आकृति। इसमें क्या है, ये जो आकृति है, ये जो हिमानीकृत, यानी जो हिमानीकृत जितने भी जो क्षेत्र है, जो पर्वतीय भाग है, वहां पर ये जो सर्क की आकृति है वो मिलती है। प्रत्येक हिमानीकृत पर्वतीय भाग में ये आकृति है, ये मिलती है। तो इसमें जो सर्क है वो हिमनद की घाटी का जो शीर्ष भाग है वहां पर एक अर्धवर्ताकार या कटोरे के आकार का एक विशाल गर्त होता है। तो आकृति कैसी है इसकी, अर्धचंद्राकार या कटोरे के समान। उसके बाद अब इसकी जो आकृति है गहरी आराम कुर्सी के समान। एक तो अर्धचंद्राकार, कटोरे के समान और गहरी एक आराम कुर्सी की तरह इसकी जो आकृति है वो होती है, सर्क की आकृति होती है। इनके जो पार्श्व ढाल है यानी जो किनारे के ढाल है वो खड़े ढाल होते हैं, और सर्क है ये प्राय हिम से भरे रहते हैं। ये गर्त की तरह होते हैं सर्क, और ये हिम से भरे होते हैं, यानी बर्फ से ये भरे होते हैं। तो इस कारण इन्हें ये हिमगह्वर और हिमागार या हिमगर्त भी कहते हैं, यानी बर्फ के गर्त या बर्फ के खड्डे होते हैं जिनमें बर्फ जमी रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि हर बार बर्फ भी जमी रहे, ये भी कोई निश्चित नहीं है। बर्फ इनमें हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। और जब इसमें जो हिम है, जो बर्फ पिघल जाती है, तो ये खुले गर्त के रूप में होते हैं। और जब बर्फ पिघल जाती है तो ये एक झील की तरह बन जाते हैं, और उसी झील को नेकोटान कहते हैं। यहाँ जो गर्त है, देखो जो हिमगर्त है, हिमगर्त की जो बर्फ या हिम पिघल जाती है, तो एक झील बन जाती है। ठीक है, जो सर्क है इसके जो गर्त में जो बर्फ है उसके पिघलने से, ठीक है, तो झील बन जाती है। उसी झील को देखो टार्न झील या सर्क झील कहते हैं। उसे ही
टार झील या सर्क झील कहते हैं। ये जो स्थलाकृतियां हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये। तो जो हिमगर्त है, पानी जब पिघल जाता है तो झील बन जाती है, उसी झील को टार झील या सर्क झील है कहते हैं। अब नेक्स्ट है अरेत या तीक्ष्ण कटक। अरेत या तीक्ष्ण कटक जो पर्वतीय भाग होते हैं और जो पहाड़ी के जो दोनों ओर अर्धवर्ताकार गर्त, जो पहाड़ी है उसके दो तरफ से जो अर्धवर्ताकार जो गर्त है यानी सर्क, ये सर्क ही है। अर्धवर्ताकार जो गर्त है जब एक दूसरे के सामने ये जब अपर्दन करते हुए आते हैं, ठीक है, एक दूसरे की ओर जब ये सरकते हैं, जो सर्क है ये एक दूसरे की तरफ जब सरकते हैं तो इनके जो मध्य में जो मध्य भाग है इनका, इसका अपर्दन होता है। तो मध्य भाग अपर्दित होने से ये नुकीला हो जाता है। ये जो मध्य भाग है ये नुकीला हो जाता है। तो नुकीला हो जाता है मध्य भाग, और इसका जो ऊपरी भाग है वो नुकीला हो जाता है, और इसका जो आकार है कंघी के समान या आरे के समान होता है। तो अरेत में अर्धवर्ताकार गर्त है यानी जो सर्क है, जब एक दूसरे की तरफ सरकते हैं तो इसके जो मध्य भाग का अपर्दन हो जाता है। मध्य भाग का अपर्दन होने से जो मध्य भाग है वो नुकीला हो जाता है। तो उसका जो आकार है वो कंघी के समान, जो हम बालों में कंघी करते हैं उसके समान, या फिर जो आरी होती है उसके जो दांत होते हैं उस तरह की एक आकृति का निर्माण हो जाता है। इसे ही अरेत कहते हैं। तो इसे ही अरेत कहते हैं। फिर नेक्स्ट है हॉर्न या गिरी श्रृंग। देखो हॉर्न या गिरी श्रृंग है जो पहाड़ी भाग के जो पार्श्व पर कई सर्क जब बन जाते हैं और उनका निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते जाते हैं। कई तरह के देखो पार्श्व किनारों पर सर्क है ये बन जाते हैं, और जब ये पीछे हटते जाते हैं तो ये आपस में मिल जाते हैं, जिसके कारण से एक पिरामिड की तरह आकृति बनती है। पिरामिड आकृति, एक पिरामिड की तरह आकृति बनती है। इस तरीके से एक आकृति है वो बनती है, ठीक है। इसे ही हॉर्न या गिरी श्रृंग है कहते हैं, ठीक है। ये हॉर्न है, हॉर्न इस तरह की एक आकृति है वो बन जाती है। ये बुक है, इसमें डायग्राम दिया हुआ है इसका। इस तरह की आकृति होती है हॉर्न की। जो स्विट्जरलैंड है इसके आल्प्स पर्वत में देखो, इसका उदाहरण है हॉर्न का। जो स्विट्जरलैंड है स्विट्जरलैंड के आल्प्स जो पहाड़ियां
स्विट्जरलैंड की आल्प्स पहाड़ियों में मैटरहॉर्न है, इसका उदाहरण है हॉर्न या गिरीशृंग का। उसके बाद जब पहाड़ी के दोनों ओर सर्क जब विकसित होकर जब मिल जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। गड्ढा जब बन जाता है तो ये एक इस तरह के जो मार्ग होता है उसे कोल या हिमानी दर्रा कहते हैं। कोल या हिमानी दर्रा उसे कहते हैं। और आल्प्स पर्वत में हिमानी द्वारा निर्मित अनेक तरह के कोल है वो मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है नूनाटक। नूनाटक है, ये लिखा नहीं इसमें। हॉर्न गिरीशृंग के बाद पहले नूनाटक लेते हैं हम। तो नूनाटक होते हैं ये जो हिमानीकृत जो क्षेत्र है वहां पर एक द्वीप की तरह होते हैं। एक ऊंचे टीले की तरह आकृति होती है। ये हिमनदों के बीच में ऊंचा उठे हुए एक टीले की तरह आकृति होती है जो चारों ओर से ये बर्फ से घिरी हुई होती है, जिसे नूनाटक कहते हैं। और ये एक द्वीप के समान है। द्वीप देखो, जो हिम क्षेत्र है उसके चारों तरफ ये आकृति है एक द्वीप की तरह दिखाई देती है, जिसे नूनाटक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है भेड़ पीठ सेल या रोस मोटोने सेल। अब इसकी जो आकृति है वो एक कोमल ऊन की भेड़ की तरह दिखाई प्रतीत होती है, इसलिए इसे भेड़ पीठ सेल या रोस मोटोने सेल कहते हैं। क्योंकि दूर से देखने पर यह जो कोमल ऊन वाली भेड़, जैसे कोई कोमल ऊन है वो भेड़ बैठी हो उस तरह से यह आकृति दिखाई देती है। और 1804 में सासर महोदय ने 1804 में सासर महोदय ने इसे रोस मोटोने नाम दिया। रोस मोटोने इसे नाम दिया है। और दूर से देखने पर यह कोमल ऊन वाली भेड़ की पीठ जैसी दिखाई देती है। जब दूर से इसे देखते हैं इस अपरदित आकृति को, तो ये दूर से कोमल ऊन वाली भेड़ की पीठ जैसी आकृति दिखाई देती है। और 1804 में जो शासक महोदय थे उन्होंने इसका नाम रोस मोटाने रखा था। फिर नेक्स्ट है हिम सोपान। देखो, हिम सोपान जो सर के बाद है, सर के बाद जो हिम सोपान आकृति है ये महत्वपूर्ण आकृति होती है। हिमनद के द्वारा बनने वाली महत्वपूर्ण आकृति होती है। और ये जो हिम सोपान है ये बहुत अधिक वृहदाकार रूप है, इसका वृहदाकार होता है इसका हिम सोपान का, इसलिए इसे दैत्याकार सोपान भी कहते हैं। जो हिम सोपान है इसका जो आकार है वो दैत्याकार होता है। दैत्याकार
इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार है वो एक बहुत अधिक वृहद होता है, इसलिए इसे दैत्याकार सोपान भी कहते हैं। और इसका जो लंबाई है और वो इसकी जो ऊंचाई है वो 100 से 1000 फीट तक इसकी ऊंचाई है वो होती है, इसके क्लिफ की ऊंचाई। और इसकी जो लंबाई है हिम सोपान की ये कई मीटर से कई किलोमीटर तक होती है। उसके बाद है नेक्स्ट है फियोर्ड, अंतिम है अपना फियोर्ड है। देखो फियोर्ड है ये जो आकृति है ये जलमग्न हिमानीकृत जो घाटियां होती है, जलमग्न हिमानीकृत घाटियां, ठीक है। जलमग्न जो हिमानीकृत जो घाटियां होती है उन्हें फियोर्ड कहते हैं। और ये फियोर्ड एक प्रकार से तट या किनारा होता है, यह तट या किनारा होता है और दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, पाई जाती है। ये जो स्थलाकृति है वो दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध है, दोनों में पाई जाती है फियोर्ड जो आकृति है ये। और ये मुख्य रूप से न्यूजीलैंड, चिली, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और नॉर्वे, इन देशों में ये जो आकृति है फियोर्ड की मुख्य रूप से ये पाई जाती है। तो ये 10 स्थल रूप है अपरदन के द्वारा बनने वाले, ये हमने पढ़ लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।